Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए आगे की वीडियो मिल सकें और आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें. ठीक है, तो हमने कल चैप्टर 9 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन 8 को. ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. समझाइए कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की अवसर लागत उच्च क्यों होती है. यानी जितने भी नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं उनकी अवसर लागत उच्च क्यों होती है. हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं पर्यावरण के प्रभाव जो कि नकारात्मक होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उनके नकारात्मक प्रभाव होते हैं उन पर्यावरणीय प्रभावों की. तो आप आंसर देखिए. नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव का सबसे नकारात्मक अवसर लागत पर्यावरण अपचय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत है. वायु तथा जल गुणवत्ता में भारत में 70% जल स्रोत प्रमुख है प्रदूषित है में गिरावट के कारण वायु संक्रामक तथा जल संक्रामक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं. फलस्वरूप स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय बढ़ता जा रहा है. वैश्विक पर्यावरण मुद्दे जैसे वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को और अधिक व्यय करना पड़ा. अगर हम बात यहाँ पर करते हैं स्वास्थ्य की, हम नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों में हमने एक को ले लिया है, किसको, स्वास्थ्य को, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा नकारात्मक होता है. क्यों होता है? क्योंकि स्वास्थ्य से हमें वायु और जल गुणवत्ता जो हमारी है वो हमारी 70% जो हमारा जल है वो प्रदूषित है, जिसके कारण संक्रामक वायु और संक्रामक जल के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और इन पर सरकार को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करना पड़ता है और सरकार का अधिक धन व्यय करना पड़ता है और धन बहुत सारा खर्च हो जाता है. जबकि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल तरीके की प्रॉब्लम थी, पर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया. मतलब स्वास्थ्य में हमारी सरकार की लागत इतनी ज़्यादा नहीं लगनी थी, लेकिन वो लगती है. क्यों लगती है? क्योंकि पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव होता है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब? क्वेश्चन नंबर 9. भारत में धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करें. जैसे कि हम सबने चैप्टर में भी धारणीय विकास को प्राप्त करने के उपाय पढ़े थे, ठीक उसी तरह इसका हमको आंसर लिखना है. तो क्या है हमारे धारणीय विकास को प्राप्त करने के उपाय? निम्नलिखित हैं. ठीक है, पहला क्या है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग. यानी अगर हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग करते हैं तो हम धारणीय विकास को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर है. इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. वायु शक्ति और सौर शक्ति गैर पारंपरिक स्रोत के अच्छे उदाहरण हैं. तकनीक के अभाव में इनका विस्तृत रूप से अभी तक विकास नहीं हो पाया है. मतलब हमारा जो भारत है वो विद्युत आवश्यकताओं के लिए किन चीज़ों पर डिपेंड है? वो है थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्रों पर डिपेंड होता है. लेकिन इनसे क्या होता है? हमारे पर्यावरण पर उल्टा और बहुत बेकार प्रभाव पड़ता है. वायु शक्ति और सौर शक्ति यानी एयर एनर्जी और सोलर एनर्जी, ये सब पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, लेकिन इनका टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाई है, इसलिए इनका विकास नहीं हो पाया है. ठीक है, लेकिन अगर हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग करते हैं तो हम धारणीय विकास को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? अच्छे ईंधन का उपयोग, यानी अधिक स्वच्छ ईंधनों का उपयोग. शहरी क्षेत्रों में ईंधन के रूप में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है. दिल्ली में जन परिवहन में उच्च दाब प्राकृतिक गैस के उपयोग से प्रदूषण कम हुआ है और वायु स्वच्छ हुई है. ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस और गोबर गैस को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण कम हुआ है. अगर हम देखें तो अच्छे और स्वच्छ ईंधनों का उपयोग भी हमारे धारणीय विकास के लिए बहुत फायदेमंद और उपयोगी है. हम अगर देखें तो दिल्ली में सीएनजी गैस का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण बहुत मात्रा में कम हो गया है. और हमारे गांव यानी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बायोगैस और गोबर गैस जैसे इसका यूज़ किया जा रहा है. तो इनसे क्या हो रहा है? इनसे भी वायु प्रदूषण बहुत कम हुआ है. तो क्या हुआ? अगर हम अच्छे ईंधन इसी तरह जैसे सीएनजी हुई, बायोगैस हुई, गोबर गैस हुई, इन सब का प्रयोग करते हैं यानी कि स्वच्छ ईंधनों का, तो हमारा धारणीय विकास बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होगा और क्या होगा कि हमारे धारणीय विकास को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.
तीसरा क्या है, लघु जलीय प्लांट की स्थापना। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगह झरने मिलते हैं। इन झरनों पर अगर हम लघु जलीय प्लांट बना दें, स्थापना कर दें, तो ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है। चौथा हमारा क्या है, पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। यानी अब यहाँ पर बात हो रही है हमारे नॉलेज की। यानी पारंपरिक रूप से भारत की कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था, आवास, परिवहन, सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हित कर रहे हैं। अगर हम देखें तो पारंपरिक रूप से हमारे भारत में जो भी हुआ, जैसे कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आवास, परिवहन, ये सभी उसके लिए हित कर रहे हैं। परंतु आजकल क्या हो रहा है, हम अपनी पारंपरिक प्रणालियों से दूर हो गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण और हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुंची है। ठीक है। तो हमें हमारे पारंपरिक ज्ञान की ओर वापस लौटना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, जैविक कंपोस्ट खाद। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने न केवल भूक्षय किया है, बल्कि जल व्यवस्था, विशेषकर भूतल जल प्रणाली भी प्रदूषित हुई है। जैविक और कंपोस्ट खाद, अब इसका प्रयोग करते हैं तो हम हमारे धारणीय प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके अपोजिट क्या हो रहा है, हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे, जिससे हमारी भूच है, यानी जिससे हमारी भूमि क्या हो रही है, जिससे हमारी भूमि पर प्रदूषण हो रहा है, बल्कि जल व्यवस्था, विशेषकर भूतल जल प्रणाली भी प्रदूषित हुई है। बल्कि इसके साथ साथ हमारी सिर्फ जमीन ही प्रदूषित नहीं हो रही है, बल्कि हमारा जल भी प्रदूषित हो रहा है और भूतल जल प्रणाली जो है ना, वो भी प्रदूषित हुई है। नेक्स्ट क्या है, आधारणीय उपभोग तथा उत्पादन प्रवृत्तियों में परिवर्तन। धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए हमें उपभोग की प्रवृत्ति, संसाधनों के अति उपयोग और दुरुपयोग की अवहेलना तथा उत्पादन प्रवृत्ति, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का प्रयोग में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है, हमको जरूरत है कि हम उतने संसाधनों का प्रयोग करें जितने की हमें आवश्यकता है। तो हमें संसाधनों का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितनी हमें उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, इस कथन के समर्थन में दो तर्क दें। यानी सॉरी, इस कथन के समर्थन में तर्क दें। तो आंसर देखिए, क्षेत्र के मामले में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्र के मामले में देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्र के मामले में, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी कि 32.87 करोड़ वर्ग हेक्टेयर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा है। निरपेक्ष संदर्भ में यह भारत वास्तव में एक बड़ा देश है, हालांकि भूमि आदमी अनुपात विशाल जनसंख्या के कारण अनुकूल नहीं है। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशेष रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वरक क्षेत्रों में से एक है और विश्व में सबसे गहने खेती और जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत 4 ईंधन खनिजों, 11 धात्विक, 52 गैर धात्विक, 52 लघु खनिज और कुल 89 खनिजों का उत्पादन करता है। भारत में उच्च गुणवत्ता लौह अयस्क बहुतायत मात्रा में है। देश के कुल लौह अयस्क का भंडार में 14,630 मिलियन टन हेमेटाइट और 10,619 मिलियन टन मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट लौह अयस्क मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गोवा और कर्नाटक में पाया जाता है। कोयला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध खनिज संसाधन है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा स्थान है। भारत प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। भारत में ये कथन इन चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि भारत का अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है विश्व में, और इसका कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी कि क्या है, इसका क्षेत्रफल है पूरा। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। और अगर हम देखें तो यहाँ दक्षिण के पठार में काली मिट्टी है, जिससे कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर खनिज होते हैं जो कि 11 धात्विक, 52 गैर धात्विक और 22 लघु खनिज होते हैं। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि कुल जितना भी मतलब जो खनिज प्राप्त होते हैं वर्ल्ड में 100%, उसका 20% हमारे भारत में पाए जाते हैं। और यहाँ पर लौह अयस्क बहुतायत मात्रा में है।
कुल लोहा अयस्क के भंडार में 14,630 मिलियन टन हेमेटाइट और 10,619 मिलियन टन मैग्नेटाइट है। और हेमेटाइट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और गोवा में। ठीक है, कर्नाटक में भी पाया जाता है। कोयला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, इस सब के कारण भारत को संसाधन का देश कहा जाता है और भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है? यदि हाँ तो क्यों? तो आंसर देखिए, अगर पर्यावरण संकट नवीन परिघटना है, अगर है तो क्यों है, ये बताना है। तो हाँ, पहली चीज, पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है। हाँ से हमें समझ में आ गया कि पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है। अब क्यों है ये बताना है। तो आगे देखिए, पर्यावरण संकट एक नवीन घटना है। यह पूर्ति मांग के उत्क्रमण से उत्पन्न हुई। हाल के वर्षों में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है। इससे संसाधन की मांग बढ़ गई है, जबकि संसाधनों की आपूर्ति स्थिर है, जिससे इससे अतिरेक मांग उत्पन्न हुई है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल रही है। इन संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है और यह धारण क्षमता की सीमा से बाहर होता जा रहा है। इसने पर्यावरण संकट को जन्म दिया है। ये नवीन घटना इसलिए है क्योंकि जैसा हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, पहले क्या होता था, संसाधन बहुत थे, उनकी मांग बहुत कम की जाती थी। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो संसाधन बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गए हैं और उनकी मांग ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। ठीक है, जबकि पहले संसाधन पूरी मात्रा में उपलब्ध थे पर मांग बहुत कम थी और इस कारण पर्यावरण लोगों के जो संसाधनों की मांग है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। और संसाधनों का बढ़ता उपयोग इसने पर्यावरण को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। इसलिए यह एक नवीन घटना है। और ये सब किसके कारण हुआ है? ये सब हुआ है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इनके दो उदाहरण दें। पर्यावरणीय संसाधनों का अतिप्रयोग और पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग। यानी अतिप्रयोग पर लिखना है और दुरुपयोग पर। तो आंसर देखिए, पहला है पर्यावरणीय संसाधनों का अतिप्रयोग। जब लोग कुत्ते के भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, अत्यधिक बिजली उपकरण, परिवार के सदस्यों की संख्या से अधिक संख्या में कार्य खरीद रहे हैं, तो ये पर्यावरणीय संसाधनों के अतिप्रयोग के सूचक है। यानी लोग जब अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा काम कर मतलब उनकी आवश्यकताओं से ज़्यादा उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण का संसाधनों का अतिप्रयोग है। जैसे कि कुत्ते के भोजन के लिए लोग सामान खरीद रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन पर अत्यधिक खर्च कर रहे हैं और एक से अधिक कारें खरीद रहे हैं, जबकि घर में उतने सदस्य नहीं है उतनी उनके पास कारें हैं। तो ये सब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये काय के हो गए हैं? पर्यावरणीय संसाधनों के अतिप्रयोग के। अब नेक्स्ट है पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग। दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है? गोबर और लकड़ी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक खाद के स्थान पर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है। जैविक कीटनाशकों के स्थान पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। यह पर्यावरणीय संसाधन के दुरुपयोग के उदाहरण है, क्योंकि जब हमारा काम जैविक खाद से हो सकता है तो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करके क्यों इतने सारे प्रदूषण करते हैं। तो ये सब क्या है? ये है पर्यावरण के दुरुपयोग। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। पर्यावरण की 4 मुख्य क्रियाओं का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या कीजिए। पर्यावरणीय हानि की भरपाई की अक्सर लागतें भी होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो आंसर क्या है? भारत में पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं। पहला है जल संक्रमण। जल संक्रमण यानी कि भारत में औद्योगिक अपशिष्ट के कारण पेयजल संक्रामक होता है। इससे जल संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। भारत में औद्योगिक अपशिष्ट यानी फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा जो भी होता है उसको जल में बहा दिया जाता है, जिससे जल संक्रामक हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है और उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। दूसरा है वायु प्रदूषण। शहरीकरण के कारण भारतीय सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम सभी जानते हैं कि कितनी सारे वाहन चलने लगे हैं। मोटर वाहनों की संख्या 1951 में 3 लाख देखी गई और फिर बढ़कर 2003 में कितनी हो गई है? 67 करोड़ हो गई। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। भारत विश्व में 10वां ऐसा मतलब औद्योगिक देश है, परंतु यह पर्यावरण पर अनचाहे एवं अप्रत्याशित प्रभावों के अवसर लागत पर हुआ है। यानी भारत को देखा जाए तो बस विश्व में 10वां ये औद्योगिक देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा औद्योगिक देश से 10वें स्थान पर। लेकिन ये सब किस कारण हुआ है? पर्यावरण पर अनचाहे एवं अप्रत्याशित प्रभावों की अवसर लागत, यानी पर्यावरण को देखे बिना आगे बढ़ते गए, है ना, उस टाइप से। नेक्स्ट क्या है? वनों की कटाई। नेक्स्ट है हमारी वनों की कटाई। भारत का वन आवरण बढ़ती जनसंख्या के कारण लगभग
लगातार कमजोर हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण तथा उससे जुड़ी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। भारत में प्रति व्यक्ति वन भूमि 0.8 हेक्टेयर है, जबकि आवश्यकता 0.47 हेक्टेयर की है। लेकिन कितनी है? 0.8 हेक्टेयर, क्योंकि वनों को तो काटते जा रहे हैं, तो फिर 0.8 हेक्टेयर बची है, यही काफ़ी है। जबकि होनी कितनी थी? 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए थी, है ना। नेक्स्ट है भूक्षय। भूक्षय वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि, वन भूमि का अतिक्रमण, वनों में आग और अत्यधिक चराई, भूक्षरण हेतु समुचित उपायों को न अपनाया जाना, अनुचित फसल चक्र, किसी रसायन का अनुचित प्रयोग, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन, संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता तथा कृषि पर निर्भर लागतों की दरिद्रता के कारण हो रहा है। निश्चित रूप से पर्यावरण हानि की भरपाई की अवसर लागत, बिगड़ता स्वास्थ्य सुविधाओं पर अतिरिक्त व्यय, खराब पर्यावरण में जीवन की खराब गुणवत्ता के रूप में है, जिसे ठीक करने के लिए सरकार को अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। भूक्षय यानी हम जो हमारी जमीन यानी जो हमारी भूमि है, उसको लगातार जो प्रदूषण कर रहे हैं ना, वो ही भूक्षय है। ये किन कारण से हो रहा है? भूमि वनों को काट देना, है ना, वन और भूमि के अतिक्रमण, वनों में आग लगाना और अनुचित फसल चक्र, कृषि रसायन का उपयोग, है ना, अनुचित तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन, इन सब कारणों से हमारी भूमि का क्षय हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और खराब पर्यावरण में जीवन की खराब गुणवत्ता के रूप में है, जिसे ठीक करने के लिए सरकार को अधिक से अधिक व्यय करना पड़ता है। तो ये सब कारण काय के हैं? पर्यावरण की मुख्य क्रियाएं हैं, जिनसे और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनसे क्या हो रहा है? पर्यावरणीय हानि की भरपाई की अवसर लागत है, यानी कि जिनको सरकार को इन सब चीज़ों पर व्यय करना पड़ता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण इन सब से होता है और सरकार इन पर व्यय करती है। जबकि इनको अगर हम कंट्रोल करें तो हमारी जो सरकार का व्यय है वो भी बच जाएगा और पर्यावरण भी कंट्रोल में आ जाएगा, यानी जो पर्यावरण है ना, उसका जो प्रदूषण हो रहा है वो एक कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी स्टूडेंट्स, हेल्थ इश्यूज होने के कारण मैं आपको आज इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।